वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बिहार के जो सिवान से सांसद रहे राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद शहाबुद्दीन, तो सिवान के जो जनता थी उनको साहिब करके संबोधित किया करती थी। उनकी जर्नी के बारे में मैंने आपको पिछले 5 एपिसोड्स के अंदर तमाम जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो बताने की कोशिश की थी। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बहुत एक ज़िद्दी किस्म के इंडिविजुअल थे, लोगों से जुड़े हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उनकी जर्नी है जो स्टार्ट में हुई थी 1990 में, 90s के स्टार्ट में उनकी जर्नी जो शुरू हुई थी एज मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक बनने की, इंडिपेंडेंट विधायक वो बने थे। तो उस दौरान उन्होंने, जब वो कॉलेज के अंदर थे, तो कॉलेज के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि एज स्टूडेंट लीडर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सिवान के अंदर उन दिनों के अंदर जो 1980 का दशक था, वो जो सीपीआई माले थी, उसकी उनके जो काडर है उनकी वहाँ पे दबंगई चलती थी। सीपीआई माले के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे ज़मीनों का नाजायज़ कब्जा किया करते थे, जिससे कि जो अपर कास्ट का वहाँ पे समाज है वो भी डरा सहमा रहता था, और जो नीचे का समाज था वो भी डरा सहमा रहता था जो माले की वहाँ पे दबंगई थी। तो लगातार जिस तरह से वो ज़मीनों पे नाजायज़ कब्जा किया करते थे, एक्सटॉर्शन किया करते थे, पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं हुआ करती थी कि कांग्रेस का राज था, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि संरक्षण प्राप्त था सरकार का जो माले थी उसको, सिवान और सिवान के साथ के इलाकों में, जिसकी वजह से उनका जो अ, लगातार जो एक अपराध का तांडव था वो सिवान की जनता सह रही थी और पीड़ित थी। और जब सिवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ये बीड़ा उठाया कि सीपीआई माले की दबंगई को उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने अपना गैंग बनाया और जो एक्सटॉर्शन का ज़मीनों का नाजायज़ कब्जा था वो शहाबुद्दीन ने ख़त्म करवाया, जिसकी वजह से 1990 में सिवान की आम जनता और ख़ास जनता ने उनको वहाँ पे बतौर इंडिपेंडेंट जो है वो विधायक बनाया। उसके बाद विधायक रहते हुए और 1996 में वो आरजेडी की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा चले गए थे लोअर हाउस के अंदर। उन्होंने लगातार वहाँ पे काम किया, 4 चुनाव लगातार उन्होंने जीते। और उस दौरान जो सिवान है उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तमाम शहाबुद्दीन ने अपने टेन्योर के अंदर बतौर एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट वहाँ पे बनाए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो डॉक्टर्स की फीस है वो उन्होंने निर्धारित फिक्स की हुई थी 50 रुपये, और डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो ज़रूरतमंद परिवार है, खासकर जो गरीब पिछड़ा दलित समाज का है, जो उतनी जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो उसका इलाज भी बेहतर ढंग से हो, ये डॉक्टर्स को वहाँ पे सिवान के अंदर इंस्ट्रक्शंस थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल के और दूसरे तमाम टीचर्स थे, अध्यापकगण को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि आपने समय पे वहाँ पे आना है शिक्षण संस्थान के अंदर, और अच्छे से स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाना है। इसके अलावा जो घूसखोरी चला करती थी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, जितनी देर सिवान के साहिब मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 2 नंबर का वहाँ पे कार्यक्रम करें। तो ये तमाम चीज़ें, और इसके अलावा छोटे मोटे मुद्दे या बड़े मुद्दों को लेकर अगर लोगों में कुछ आपस में मनमुटाव होता था, कोई झगड़े होते थे, तो बाकायदा मोहम्मद शहाबुद्दीन वहाँ पे अपनी अदालत लगाया करते थे, पैरेलल सरकार उनकी होती थी, और इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उनको भी हल किया करते थे, और आम जन खास जन को राहत ही मिली शुरुआती दौर में। इसके अलावा मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो शहाबुद्दीन थे उनको अपने साथ जो है हथियार, आर्म्स लेके चलने का शौक था, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन के साथ उनकी भिड़ंत होती रहती थी। उसके अलावा जब चंदा बाबू का जो केस हुआ था उनके बेटों का, उनकी अपहरण और जो हत्या करी गई, उसके बाद उसके पहले चंद्रशेखर जो थे माले के, और जो इसके अलावा चंद्रशेखर के अलावा छोटे लाल गुप्ता थे, उनका भी जो अपहरण और मर्डर के ये तमाम केसेस थे, ये शहाबुद्दीन के ऊपर चले, जिसको लेके उनका प्रतापपुर में जो घर था जिसे व्हाइट हाउस बोला जाता था, उसके ऊपर पुलिस ने 2 बार रेड भी वहाँ पे करी थी। और एक बार मुठभेड़ बहुत लंबी चौड़ी चली थी शहाबुद्दीन के समर्थक और पुलिस प्रशासन के बीच में, जिसकी वजह से बताया जाता है कि 12 लोग वहाँ पे जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, जिसमें 2 पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पे थे। और जिसकी वजह से फिर लगातार जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने फिर जो है वो नकेल कसनी शुरू की थी मोहम्मद शहाबुद्दीन के ऊपर, और कोर्ट भी बहुत सख्त हुई थी इस तरह के तमाम केसों को लेके। तो ये जो पुलिस प्रशासन के विरुद्ध उनकी दबंगई थी, जैसे एक डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को उन्होंने थप्पड़ जड़ मारा था, जब एक वहाँ पे आरजेडी का एक जो लोकल लीडर थे उनको एक वारंट के लिए तमील कराने के लिए डिप्टी एसपी गए थे, शहाबुद्दीन वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, तो उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया था, हीटेड आर्गूमेंट्स हुए थे। इसके अलावा सिवान के जो डीएम हैं उनके ऊपर भी उन्होंने एक हमला किया था। तो तमाम इस तरह के जो केसेस थे, फिर उनको लेके आखिर में जो है वो कन्विक्ट हो गए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, और फिर वो चुनाव अपना नहीं लड़ पाए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो जिदबाजी थी उनकी,
तमाम उनके जो अच्छे पहलू थे मैंने आपको बताया, लेकिन उनका जो एक माइनस पॉइंट है वो ये है कि जितनी देर तक शहाबुद्दीन सिवान के अंदर रहे, यानी सत्ता के अंदर रहे, उन्होंने किसी भी अपोजिशन पार्टी का वहाँ पे इलेक्शंस के दौरान झंडा तक नहीं लगाने दिया। और अगर किसी ने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई तो फिर उसका जो नतीजा है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे चंद्रशेखर का हुआ, चंदा बाबू के बेटों का हुआ और ये गुप्ता का हुआ, तो इस तरह के तमाम केसेस को लेके फिर जो उनकी रेपुटेशन है वो थोड़ी सी धूमिल धीरे धीरे होनी शुरू हुई और अंततः 2007 के अंदर वो कन्विक्ट हो गए थे लोग, उनको जो है वो उम्र कैद की सजा वहाँ पे माननीय कोर्ट की तरफ दी गई थी। तो इस एपिसोड में मैं आपको दूसरा बताना चाहूँगा कि कौन सी वो जिदबाजी की 2 घटनाएं थी जिसने मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो राजनीतिक ज़मीन है, इनफैक्ट उनके परिवार की राजनीतिक ज़मीन है, वो जो है वो बिल्कुल खिसक गई, जो आज तक ये खिसकी थी 2009 में और 2025 तक उसकी कोई भरपाई नहीं हुई। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ था, वो लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, वो सलाखों के पीछे थे, कन्विक्ट नहीं हुए थे, केसेस चल रहे थे, बट ही वॉज बिहाइंड द बार्स एट दैट टाइम इन 2004 ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन। 2004 का चुनाव से 7-8 महीने पहले ही वो जेल में चले गए थे और जेल के अंदर से ही उन्होंने आरजेडी की टिकट पे सिवान से चुनाव लड़ा था और सिवान से 2004 का चुनाव शहाबुद्दीन ने जीत लिया था। तो उनका जिस तरह का कद है वो आप समझ सकते हैं कि जेल के अंदर से उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन जीता। 2007 में उनको उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनवाई, कन्विक्ट हो गई, यानी वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहे। तो 2009 के अंदर आरजेडी ने, लालू यादव ने दोस्ती निभाते हुए, जिस तरह से लालू यादव की जो दोस्ती थी वो दौर शुरू हुआ था 1990 में, और 1990 के बाद लगातार जब जब भी लालू यादव आरजेडी पे कोई संकट आया है, उस संकट के बीच, मतलब आरजेडी लालू यादव और संकट के बीच हमेशा खड़े रहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। 2000 के अंदर जब नीतीश बाबू कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, सेंटर के अंदर उस वक्त वाजपेयी साहब की एनडीए की सरकार थी, जो घटक दल थी नीतीश बाबू जनता दल यूनाइटेड का, उस समय भी जो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ था, यानी फिर से लालू यादव की जो पत्नी है राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन हमेशा इंटैक्ट रहे लालू यादव के साथ। और लालू यादव भी मैं समझता हूँ कि आखिर तक जो है उनकी भी जो दोस्ती है वो उन्होंने खूब निभाई। तो 2009 में मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो वाइफ हैं हिना शाह को टिकट मिल गया था सिवान का, और यही माना जा रहा था कि सिवान के अंदर जो हैं वो हिना साहब जो हैं वो इजीली चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन राजनीति के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि अब जो राजनीति है उसके अंदर 2-3 दिन के अंदर भी जो है वो सारा का सारा समीकरण जो है वो बदल सकता है, बन सकता है, बिगड़ सकता है। इलेक्शन की जो मुहिम है, कैंपेन, वो बेहतर चल रही थी और ऐसा माना जा रहा था, समझा रहा था उस वक्त कि हिना शाह जो है उनको लीड है और कंफर्टेबली वो जीतेंगी वो चुनाव सिवान का। हुआ ये कि 2 या 3 रोज पहले जिस दिन वोटिंग होनी थी, उस दौरान जो सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जनता दल यूनाइटेड अलायंस था जब बीजेपी का, तो उन्होंने एक रोड शो किया था जो जनता दल यूनाइटेड के और बीजेपी के जो साझे उम्मीदवार थे, बृजेंद्र पटेल उनका नाम था, वो रोड शो उन्होंने किया। और बताया जाता है कि वो जो रोड शो है वो कोई उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ या इस तरह का कोई उस तरह का रिस्पांस जो है वो आम जनता का नहीं था, मतलब ठीक ठाक वो रोड शो था जो वहाँ पे सुशील मोदी साहब ने किया था। अब इस रोड शो को लेके मोहम्मद शहाबुद्दीन जो उस वक्त जेल की सलाखों के पीछे थे, उनको ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जेल के अंदर उनका पूरा जो तंत्र था वो काम करता था, वो अपनी सरकार जो है अंदर से ही चलाया करते थे। जेल के अंदर उनका इतना दबदबा था, जैसे मैंने बताया कि दबंगई थी, पुलिस प्रशासन भी है वो कहीं ना कहीं डरा ही सहमा हुआ ही रहता था जितनी देर तक मोहम्मद शहाबुद्दीन की वहाँ पे हुकूमत रही है। तो जेल के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सुशील मोदी ने एक रोड शो किया है सिवान के अंदर। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़िद्दी किस्म की एक प्रवृत्ति और नेचर थी मोहम्मद शहाबुद्दीन की, और उन्होंने कभी भी जो अपोजिशन है, मैंने आपको बताया, उसका झंडा जो है वो लहराने नहीं दिया वहाँ पे सिवान के अंदर किसी भी घर में। जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि रोड शो हो गया सिवान के अंदर, तो सीधा ये चोट पहुंची उनकी ईगो के ऊपर। जिद्दी वो थे, मैंने आपको बताया, जिसके कारण उनका जो करियर है वो बहुत ही नीचे आया लगातार उनके जिद्दपन के कारण। तो उन्होंने कहा कि एक रोड शो जो है वो अब हम हिना शाह की तरफ से भी करेंगे, जबकि उनके सपोर्टर्स ने, उनकी कोर टीम ने, बताया जाता है कि शहाबुद्दीन को कहा था कि देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर एनी रोड शो, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन शहाबुद्दीन की जिद्दबाजी और जो ईगो फैक्टर वॉज ऑल्सो देयर प्रेजेंट, तो उस वजह से फिर जो है वो रोड शो किया गया था हिना शाह की तरफ से।
और बताया जाता है कि वो जो रोड शो किया था इलेक्शन से मात्र 2-3 रोज पहले, वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल रोड शो रहा था। और बट नेचुरल है कि उस जो रोड शो में जो मुस्लिम समाज है, उनके जो लोग थे वो ज़्यादा शामिल हुए थे। रोड शो के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस दिन ये रोड शो हुआ, बताया जाता है गर्मियों में ही इलेक्शन था 2009 लोकसभा का, तो शाम तक ये न्यूज़ आ गई कि जो रोड शो में जो लोग प्रेजेंट थे, उन्होंने जो पानी की खाली बोतलें हैं वो किसी जो धार्मिक स्थान है उसके आगे टूटी हुई जो बोतलें हैं वो फेंकी गई। यानी सीधा का सीधा जो चुनाव था उसका हो गया ध्रुवीकरण। चुनाव बट गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लाइन पे। ये वही मोहम्मद शहाबुद्दीन है, वही सिवान है जो 1990 से लेके 2009 तक, मोहम्मद शहाबुद्दीन की मैं यहाँ तारीफ करूंगा, उन्होंने कभी भी सिवान के अंदर और 7 लोकसभा हल्के में जितने अराउंडिंग थे, कभी भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में वहां पे तनाव पैदा नहीं हुआ, कभी भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनके गैंग में माना, उसके अंदर ज्यादा संख्या में हिंदू जो यूथ है वो जुड़ा हुआ था मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ। लेकिन ये जो मुद्दा हुआ कि खाली बोतलें जो हैं पानी की वो फेंक दी गई हैं धार्मिक स्थलों के आगे, वो इलेक्शन सीधा का सीधा ध्रुवीकरण में, यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम का वो इलेक्शन, यही नैरेटिव बन गया मात्र 2 दिन पहले। नतीजा क्या हुआ, जो फाइट थी हिना साहब और ब्रजेश पटेल के बीच में, जो जनता दल यूनाइटेड के थे, इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आ गए, जो ओम प्रकाश यादव थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो आजाद वहां से उम्मीदवार थे, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। और जो हिना साहब है वो दूसरे नंबर पे आई और चौथे नंबर पे आए, लास्ट नंबर पे आए जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के पटेल साहब। यानी हुआ ये कि जो सिवान की जनता थी, जो सिवान का हिंदू वोटर था, जो लगातार 1990 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जुड़ा रहा, उनका ध्रुवीकरण हुआ। हिंदू समाज ने यह देखा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो सिवान में टक्कर दे सकता है हिना साहब को, तो उन्होंने देखा कि जो ओम प्रकाश यादव हैं थे वो इंडिपेंडेंट, किसी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला था, उसके ऊपर ही सारा का सारा जो वोट है वो हिंदू समाज की तरफ से पड़ गया। और वो आजाद जो थे कैंडिडेट ओपी यादव, वो बन गए वहां से मेंबर पार्लियामेंट। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए थे और 2014 का चुनाव उन्होंने बीजेपी की तरफ से लड़ा। ये खैर अलग एक बात है, लेकिन आप समझिए कि जो एक जिद, अगर वो उस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन थोड़ा सा पेशेंस रखते, ईगो को थोड़ा अलग रखते और कोई भी रोड शो नहीं करते, तो ये 100% था कि 2009 के अंदर हिना साहब जो उनकी वाइफ हैं वो इजीली वो चुनाव जीत जाती। और ये एक गलती जो थी शहाबुद्दीन ने की, उसके बाद जो है वो तो जेल में रहे, वो कन्विक्ट थे, इलेक्शन लड़ नहीं पाए। 2009 में हिना साहब हारी, 2014 में हारी और 2019 में भी 3 जो थे आरजेडी की तरफ से उनको मौके दिए गए, वो इलेक्शन अपना हारी। और 2024 के अंदर आरजेडी ने हिना साहब को टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ी एंड शी लॉस्ट द इलेक्शन। और लगातार हिना साहब इलेक्शन हारी। और ये अगर उस वक्त थोड़ा सा सीएम नियम मर्यादाएं रखी होती शहाबुद्दीन ने, तो उनका जो राजनीतिक कद है इतना जल्दी वो कम नहीं होता। तो ये एक जिदबाजी की जो उनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती ये हुई कि जब वो सलाखों के पीछे थे लगातार, नीतीश बाबू की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, तो शिकंजा जो कानून का है वो लगातार, जैसे बताया कि 2004 से ही शुरू हो गया, तो जेल की सलाखों पे ही रहे 11 साल के लगभग मोहम्मद शहाबुद्दीन। 2016 में जब गठबंधन की सरकार थी, जिसके अंदर जनता दल यूनाइटेड आरजेडी का गठबंधन हो गया था, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गई थी जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने 2015 का चुनाव है विधानसभा का, वो लालू यादव और नीतीश बाबू ने इकट्ठे लड़ा। उसके बाद 2016 में जो है वो बहुत स्वाभाविक है कि दोनों की, लालू यादव की एंट्री हो चुकी थी फिर से पॉलिटिक्स एक्टिव के अंदर। हालांकि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे क्योंकि वो भी कन्विक्ट हो गए थे शहाबुद्दीन की तरह, चारा घोटाला तमाम और केसेस के अंदर। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो जो मुख्य चेहरा आरजेडी का बने, सरकार इनकी इकट्ठी थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बने। तो उस दौरान कुछ जो सरकार की मशीनरी है उन्होंने थोड़ा ढीलापन दिखाया। अब नोइंगली या अननोइंगली वो पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन 2016 के अंदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को मिल गई बेल मिलने के बाद, जैसे मैंने कहा कि दबंगई जो है वो और जिद्दीपन, 2 चीजें उनको ले डूबी है आखिर में, ये 2 गलतियां। जब वो जेल से छूटे और सिवान की तरफ जा रहे थे, तो बताया जा रहा है कि हजारों गाड़ियों का जो काफिला है, मैंने अपने वीडियो पिछले में बताया था, वो उनके साथ चल रहा था। कहीं भी रास्ते में जो टोल टैक्स आया नाका, उन्होंने और उनकी गाड़ियां वहां से फराटे से भागी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पे उनसे टोल लिया जाए। हजारों गाड़ियों का वो काफिला था, जिसको लेके जो नेशनल मीडिया है और जो स्टेट का मीडिया है, उन्होंने वही बात दोहराई कि जंगल राज जो है वो फिर से आ जाएगा।
यानी आरजेडी का जो राज था 1990 से लेकर 2005 तक का, जिसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेके हमेशा टारगेट किया जाता है आरजेडी को, तो लोगों को प्रेस ने यही मैसेज दिया कि वही राज जो जंगल राज है वो फिर से आ जाएगा, जिस तरह से शहाबुद्दीन का वो काफिला निकला। उससे इन्वाइट हुए नीतीश बाबू, क्योंकि नीतीश की जो छवि है वो है सुशासन बाबू की, एक अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उसकी उनकी वहाँ पे रेपुटेशन थी। उसको इस दौरान ये इस जो एपिसोड है इससे उनको जो है वो डेंट पहुंचा उनकी इमेज को। इसके बाद शहाबुद्दीन और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्होंने जेल से बाहर निकलने पे ये बोल दिया कि जो नीतीश बाबू हैं वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और जो असली मास लीडर हैं बिहार के वो लालू यादव हैं, और आज जो जो नीतीश बाबू हैं वो किसी भी मंच पे मैच नहीं करते हैं लालू यादव के साथ, परिस्थितियों के चीफ मिनिस्टर हैं। और वो कभी भी जो है वो अपना नेता नीतीश को नहीं मानते हैं, उनका नीतीश जो उनका नेता है वो है लालू यादव। इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आई तो फिर से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई बिटवीन लालू यादव और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश। अब इससे नीतीश की जो इमेज थी उसके ऊपर भी बहुत डेंट पहुंचा और सीधा का सीधा पहुंचा। जिस तरह की स्टेटमेंट और जो वहाँ पे इशू क्रिएट हुए जब बेल मिली मोहम्मद शहाबुद्दीन को, उसके बाद जो है मैं समझता हूँ जो गठबंधन 2017 में टूटा था जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का, उसके पीछे मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो करैक्टर था, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे फिर से वही रहा। और फिर ये जो गठबंधन है टूटा, जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू पलटी मार के बीजेपी के साथ चले गए और फिर से शहाबुद्दीन की जो मुसीबतें हैं वो खड़ी होनी शुरू हो गई। जो पुराने केसेस थे, चंदा बाबू का खास करके केस था जो, और वो फिर उसके लिए पीआईएल वगैरह दाखिल हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये ऑर्डर दिया कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है उनको शिफ्ट किया जाए बिहार के बाहर तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली, क्योंकि जेल के अंदर जो तंत्र मंत्र बल है वो शहाबुद्दीन को सपोर्ट करता है। इसलिए फिर 2017 में उनको शिफ्ट कर दिया गया था बिहार से तिहाड़ जेल के अंदर, और फिर तिहाड़ जेल के अंदर ही 2021 में कोविड जो है वो पॉजिटिव हो गए थे कोरोना के, और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो एक अच्छी भली शख्सियत जो शुरुआती दौर में लोगों के साथ उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, समाज का दबा कुचला गरीब जो तबका था और जो समाज का संपन्न तबका था जो माले से पीड़ित था उसकी बड़ी मदद की, लगातार अच्छे काम किए। लेकिन ये 2-3 जो उनसे गलतियां हो गई, एक पुलिस प्रशासन से सीधी टक्कर लेनी, और जो माले के एक्चुअली ये जो चंद्रशेखर थे और दूसरे जो छोटेलाल गुप्ता थे, ये माले के ही जो थे वो वर्कर थे, और इनकी अपहरण और फिर इनकी हत्या। इसके अलावा फिर जो व्हाइट हाउस जो प्रतापपुर में है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, उसके अंदर से फिर आर्म्स मिले थे, AK-47 जैसे हथियार मिले थे उस दौरान, और डीजीपी ओझा हुआ करते थे, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि जो AK-47 मिली है वो पाकिस्तान में की है, और फिर ISI के साथ भी उनके संबंध होने की इस तरह की भी खबरें फिर वहाँ पे आई थी। तो तमाम इस तरह की चीज़ों ने जो एक सिवान के साहिब हुआ करते थे, सिवान को मैं समझता हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और एज भी जो उनकी थी वो भी उनके अभी फेवर में ही थी। दुनिया से रुखसत जल्दी हो गए वो कोविड के पॉजिटिव होने के कारण। अगर वो डिरेल नहीं होते तो मैं समझता हूँ सिवान के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती थी। अगर उन्होंने अपना पेशेंस लूज नहीं किया होता, वो जिदबाजी नहीं दिखाई होती, तो उनकी प्रेजेंस से जो है सिवान के अंदर बहुत ज़्यादा और डेवलपमेंट हो सकती थी। तो ये 6 कड़ियों में 6 एपिसोड्स में मैंने शहाबुद्दीन साहब जो सिवान के उनकी जर्नी को आपके सामने बताने का प्रयास किया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, बाकी जो इसके रिलेटेड जो मैंने एपिसोड बनाए हैं। और आप ज़रूर ये विचार सागर मंथन कीजिए कि एक शख्स जो है जो मात्र 23 साल की एज के अंदर इंडिपेंडेंट MLA बना हो, विधायक बना हो, वो कितना जनप्रिय होगा लोगों के बीच, यानी लोग उसको कितना पसंद करते होंगे। फिर लगातार उन्होंने असेंबली का चुनाव जीता, 4 लोकसभा के चुनाव जीते। तो ये ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने किसी के कान के ऊपर बंदूक लगा के इस तरह से वहाँ पे काम किया होगा। ठीक है, कुछ बूथ कैप्चरिंग की इस तरह की न्यूज़ आती थी, लेकिन ये संभव नहीं है कि लोगों ने सिर्फ डर के कारण ही उनको जिता दिया। लोगों ने उनको लगातार इसलिए पसंद किया और जिताया कि उन्होंने सिवान के अंदर अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपना जो सेगमेंट है विधायकी का, उसके अंदर बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन बाद में वो डिरेल हुए, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका बढ़ता गया, और अंततः फिर उनका जो दुखद अंत है वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। नमस्कार, धन्यवाद।